Assalamualaikum everyone, how are you all doing? Welcome to Ease English. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से प्रेपोजिशन। हम अब तक पढ़ चुके हैं नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर कौन कौन से प्रेपोजिशन हम कब कहाँ कैसे यूज़ करते हैं ये सब समझेंगे। और कुछ प्रेपोजिशंस को आज मैं डिफ़ाइन करूँगी। सब प्रेपोजिशन को आज ही डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेमोराइज नहीं रख सकते ना, इसलिए दैट इज़ वाई। ओके, सो व्हाट इज़ प्रेपोजिशन? अ प्रेपोजिशन टेल्स अस अबाउट प्लेस ऑफ समथिंग। कोई भी प्रेपोजिशन हमें बताता है प्लेस ऑफ समथिंग, प्लेस ऑफ किसी भी चीज़ की जगह के बारे में बताता है। द टाइम व्हेन समथिंग हैपन्स, यानी जब वो परफॉर्म हुआ, ठीक है। एंड द वे इन विच इट इज़ डन, एंड और वो कैसे परफॉर्म हुआ, ठीक है। एंड इट लिंक्स नाउन, प्रोनाउन और द फ्रेजेस टू द अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। और जो प्रेपोजिशन है वो लिंक करता है नाउन को, प्रोनाउन को और फ्रेजेस को, किससे? जो हमारे सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स होते हैं उनसे लिंक करता है। एंड इट इज़ नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। ये जो प्रेपोजिशन है वो नॉर्मली कहाँ पे लगता है? नाउन से पहले। यानी अगर हमारे पास हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का अपना अपना प्रेपोजिशन होगा, तभी वो फ्रेज बनेगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक राइस, आई टेक राइस इन द मील एट नाइट। यानी मैं रात के खाने में क्या खाती हूँ? चावल खाती हूँ। अब इन द मील, इन आ गया, ये अलग प्रेपोजिशन है। मील को देखते हो हमने इन लगाया यानी खाने में, और एट नाइट रात के, नाइट से पहले एट लगता है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। अगर हमारे सेंटेंस में जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे हर ऑब्जेक्ट का अपना प्रेपोजिशन होता है, तभी हम उसको समझ सकते हैं। ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन, जैसे इन है सेंटेंस में तो वो 2 बार यूज़ हो रहा है। अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों में इन यूज़ होना है, दोनों में ही अलग अलग इन यूज़ होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट के साथ इन लगा दिया, दूसरे के साथ नहीं लगाया, तो सेंस नहीं देगा। फिर जब सेंस नहीं देगा तो समझ नहीं आएगा, जब समझ नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा बोलने का। इसलिए प्रेपोजिशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अगर आप अपने सेंटेंस में प्रेपोजिशंस को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपके सेंटेंस को आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ प्रेपोजिशंस लिखे हैं, जैसे है इन, ऑन, टू, फॉर, ऑफ, विद, फ्रॉम, अबव, ओवर, अंडर, अबाउट, बाय, एट, बिफोर, आफ्टर, नेक्स्ट टू, फ्रंट, बैक, बिटवीन, अराउंड, ऑन द टॉप। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन ये थोड़े बेसिक लेवल के हैं, तो हम फ़िलहाल इसी से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले आज स्टडी कर रहे हैं हम डिटेल में क्या? इन, ठीक है। इन कैसे यूज़ होता है, इनका मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ पे इन यूज़ होता है कॉन्स्टेंटली, हम आज पढ़ेंगे। सो इन का वैसे मतलब होता है अंदर, और दूसरा मतलब है में। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट में हूँ, इसका मतलब मैं मार्केट के अंदर हूँ, तो ये वो मैं नहीं है, ये में है, में। सही है। वी यूज़ इन द फॉलोइंग वेज। हम इन किन वेज में यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है टू टेल लोकेशन। लोकेशन बताने के लिए हम इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक इज़ इन द बैग, बुक बैग में है। माई ब्रदर इज़ इन द ऑफिस, मेरा भाई ऑफिस में है। शी इज़ इन द पार्क, वो पार्क में है, ठीक है। इन द, देखिए अब मैंने आपको बताया था जो प्रेपोजिशन है वो नाउन से पहले लगता है, तो देखिए नाउन है बैग और इससे पहले क्या लग गया? इन, ठीक है। इन द बैग। अगर कोई चीज़ किस चीज़ के अंदर है तो हम इन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द किचन, इन द ड्राइंग रूम, इन द कबर्ड, इन द वॉशिंग मशीन, इन द ड्रॉर, इन द फ्रिज, इन द पार्क, इन द स्कूल, ठीक है। ये सब चीज़ें हम ऐसे यूज़ करते हैं। दूसरी जगह पे इन कहाँ यूज़ होता है? वाइल डूइंग समथिंग, जब हम कुछ करने में मसरूफ़ हों। फॉर एग्जाम्पल, वाइल डूइंग समथिंग, आई एम बिज़ी इन कुकिंग, मैं कुकिंग में मसरूफ़ हूँ। वो खेलने में मसरूफ़ है, खेलने में। देखिए जो ये टर्म है ना, खेलने में, तो इन प्लेइंग, ठीक है। भागने में इन रनिंग,
ठीक है। खाने में इन ईटिंग, बनाने में इन मेकिंग या इन कुकिंग, ठीक है। पेंटिंग में इन पेंटिंग। तो हमेशा ये याद रखिए, जब भी इन आपके पास एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है, उसके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वो आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा। वैसे जो ये इन के बाद हम लगाते हैं ना वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब नहीं होता है, ये जेरेंड कहलाता है। जेरेंड वो फॉर्म ऑफ आईएनजी वर्ब होती है जो देखने में वर्ब लग रहा होता है, लेकिन वो वर्ब नहीं होता, वो नाउन का रोल प्ले कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू स्विमिंग, मैं स्विमिंग करती हूँ, ठीक है। आई डू स्विमिंग, मैं स्विमिंग करती हूँ। तो आई इसमें सब्जेक्ट है, डू इसमें वर्ब है और स्विमिंग नाउन है। देखने में ये वर्ब लगता है लेकिन ये नाउन होता है। लेकिन अब चूंकि आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए मैं ये इस तरह समझाना चाहूँगी, ये याद रखें कि अगर हमारे पास ये प्रीपोजिशन है इन, उसके बाद हमारे सेंटेंस में आ रहा है कोई भी इन, यानी कि इन के साथ जो भी आगे वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा, ये याद रखना है आपने। अगर आप ऐसे कहते हैं ना, आई एम बिजी इन कुक, आप आईएनजी नहीं लगा रहे तो ये सेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। इनके बाद जब भी वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा, राइट। नंबर 3 यूज़ है टू इंडिकेट कलर, शेप एंड साइज। किसी भी नाउन की कलर को, शेप को और साइज़ को इंडिकेट करने के लिए हम सेंटेंस को जब लिखेंगे या बोलेंगे तो इनके साथ बोलेंगे। कैसे? ऐसे, माई शर्ट इज़ वाइट इन कलर, ठीक है। इन कलर यानी मेरी शर्ट रंग में सफ़ेद है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माई शर्ट इज़ वाइट, ठीक है। माई बैग इज़ बिग, मेरा बैग बड़ा है साइज़ में, ठीक है। माई द रूम इज़ राउंड इन शेप, रूम जो है, जो कमरा है वो गोल है शेप में, ठीक है। ये हमने इनका यूज़ किया। अभी इस और भी हैं इनके यूज़, वो क्या हैं वो भी हम पढ़ेंगे। कुछ चीज़ों के साथ कॉन्स्टेंटली इन यूज़ होता है, वो है मंथ्स नेम। मंथ्स नेम भी नाउन होते हैं, ठीक है। जैसा आपने पढ़ा होंगे ना बचपन में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये सब क्या है? मंथ्स नेम। तो मंथ्स नेम से पहले भी जब आपको कोई प्रीपोजिशन लगाना है तो आप इन लगाएंगे। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि उसमें इनकी ज़रूरत है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि वो मार्च में पाकिस्तान आ रही है तो क्या होगा? मार्च में, देखिए में आ गया इसलिए इन आएगा, सही है। हर बर्थडे इज़ इन जून, उसकी बर्थडे जून में है, ठीक है। उसकी बर्थडे जून में है, अब जून में आ गया इसलिए हमने इन लगाया। अगर मैं कहती कि उसकी बर्थडे अप्रैल से पहले है, मतलब कंफर्म नहीं है, तो हमारा जो प्रीपोजिशन है वो इन नहीं होगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। पहले को क्या कहते हैं? वो लगेगा, यानी बिफोर जून। ही इज़ कमिंग टू पाकिस्तान बिफोर जून, वो जून से पहले पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको मंथ, अगर लेकिन मई के सेंस में आएगा तो आपने जून के किसी भी मंथ के साथ इन लगाना है। नेक्स्ट यूज़ ऑफ इन है बिफोर मील, ठीक है। मील मतलब वो खाना जो हम सुबह में खाते हैं या दोपहर में खाते हैं, रात में खाते हैं, उन सब के नाम हैं। जैसे ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता। फॉर एग्जांपल, मैं नाश्ते में बॉइल्ड एग खाती हूँ, आई ईट बॉइल्ड एग इन द ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट से पहले हमने इन लगा दिया, या इन द लंच, इन द डिनर, ठीक है। इन सबसे पहले भी हम क्या लगाएंगे? क्या? इन, यस, इन लगेगा, राइट। बिफोर टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे क्या है? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एंड नाइट, ठीक है। अब इन चारों में से मॉर्निंग के साथ और आफ्टरनून के साथ और इवनिंग के साथ हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं प्रीपोजिशन। इन तीन में, मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ और आफ्टरनून के साथ हम क्या लगाते हैं? इन, एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये है कुछ प्रीपोजिशन का यूज़ इन का, सही है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या है? टू का यूज़ हम कहाँ करेंगे? वी यूज़ टू इन द फॉलोइंग वेज, टू इंडिकेट द डायरेक्शन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, की तरफ, यहाँ पर जो डायरेक्शन का मतलब की तरफ। अगर मैं कहूँ वो स्कूल जाती है, अगर मैं कहूँ वो स्कूल की तरफ जाती है, तो एक ही बात हो गई ना, शी गोज़ टू द स्कूल। तो डायरेक्शन की बात आएगी तो हम गो के साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, ठीक है। दूसरा टू है टू इंडिकेट टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेयर फ्रॉम 1 PM to 3 PM, यानी मैं 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ मौजूद हूँ। तो 1 PM to 3 PM, यहाँ पर 2 किस सेंस में आया तक के सेंस में आया, 3 बजे तक, ठीक है। तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे 2 का मतलब की तरफ है, या 2 का मतलब को है, या 2 का मतलब तक है। तो अगर हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पे जाएंगे फिर तो आपको 2 के या हर लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मतलब निकलेंगे। तो हम इसको ऐसे नहीं याद करेंगे। आप कैसे समझेंगे? इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे कि जब डायरेक्शन की बात आएगी तो आपने टू यूज़ करना है एज अ प्रीपोजिशन। जब टाइम पीरियड की बात आएगी फ्रॉम 1 PM to 3 PM, इस तरह। एंड बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब भी हमें अपने सेंटेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है तो हम हमेशा उससे पहले क्या लगाते हैं? टू, ठीक है। जब भी हमें हमेशा अपने सेंटेंस में एक तो वर्ब होता है ना जो हमारे टेंस का होता है, टेंस के अलावा जितने भी वर्ब होते हैं वो प्रीपोजिशन के साथ ऐड होते हैं। नॉट मैंने कुछ गलत कहा है। मैंने कहा टेंस के अलावा अगर हमें अपने सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ब ऐड करना है तो हम टू के साथ ऐड करते हैं मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल, आई फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट, मैं लाइट ऑफ करना भूल जाती हूँ। आई फॉरगेट टू स्विच ऑफ, अब स्विच ऑफ वर्ब है इसलिए मैंने उससे पहले टू लगाया। जैसे यहाँ पर ईट वर्ब है इसलिए उससे पहले टू लगाया। यानी जब भी हमें अपने सेंटेंस में दूसरा वर्ब लगाना होता है, अगर वो प्रीपोजिशन के साथ नहीं लग रहा, यानी किसी भी और फ्रेज के साथ नहीं लगा, तो हम टू के साथ लगाएंगे उसको, ठीक है। दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। देखिए वॉन्ट हमारे टेंस का वर्ब है, अब आगे क्या करना चाहते हैं? सीखना, ठीक है। बट लर्न जो है टू लर्न, ठीक है। दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ टू। अब टू का नेक्स्ट यूज़ क्या है हमारे पास? कोई और यूज़ नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। वाई इज़ इट डी फोकसिंग टुडे? आज मेरा कैमरा डी फोकस क्यों हो रहा है? वेल, फॉर का मतलब क्या है? के लिए। अब हम फॉर कहाँ का यूज़ करते हैं? टू इंडिकेट द यूज़ ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के इस्तेमाल को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्लेस इज़ फॉर एग्जिबिशन और शोज़, यानी ये जगह एग्जिबिशन या शोज़ के लिए है, ठीक है। अ नाइफ इज़ यूज्ड फॉर कटिंग, एक नाइफ यूज़ की जाती है कटिंग के लिए। अब देखें एक और बात, अगर फॉर आपके सेंटेंस में आ रहा है और उसके बाद वर्ब आ रहा है तो आप उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? ING फॉर्म, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि इन के साथ ING फॉर्म आएगी। अगर हमारे सेंटेंस में इन आ रहा है उसके साथ वर्ब आ रहा है तो वर्ब की ING फॉर्म आएगी। अब हमने दूसरा पढ़ा कि फॉर आ रहा है और फॉर के बाद वर्ब आ रहा है तो उसकी भी ING फॉर्म आएगी। आपने ये याद रखना है, ठीक है। ING फॉर्म। दूसरा वर्ब है यूज़ का बिकॉज ऑफ के लिए, यूज़ टू मीन बिकॉज ऑफ की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आई फील हैप्पी फॉर यू, ठीक है। अंशी हैज डिसाइडेड टू लीव दिस जॉब फॉर अ रीज़न, उसने ये जॉब छोड़ने का फ़ैसला एक रीज़न की वजह से किया है, एक सबब की वजह से किया है, सही है। तो ये फॉर का यूज़ है। फॉर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। हाँ, एक बात बताना मैं बिल्कुल ज़रूरी समझती हूँ कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ कॉन्स्टेंटली फॉर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल है वेट, एक वर्ब है वेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने टिक लिख दिया यार, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई एम वेटिंग फॉर यू। वेट के साथ जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगा तो फॉर आएगा, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू। शी इज़ वेटिंग फॉर हर क्लास, वो अपनी क्लास का वेट कर रही है। तो वेट के साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा आगे? फॉर। ये आपने याद रखना है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। एक और हमारे पास है प्रिपेयर, ठीक है। प्रिपेयर मतलब तैयारी करना, तो प्रिपेयर के साथ भी फॉर आता है हमेशा, सही है। प्रिपेयर फॉर, वेट फॉर, प्रिपेयर फॉर। जब भी आप अपने सेंटेंस में इन वर्ब्स को यूज़ करेंगे तो उसके बाद जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो क्या लगेगा? फॉर। ये चीज़ें ना याद रखने वाली हैं, इसके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टेंटली इंग्लिश में यूज़ होती हैं, तो इनमें से ये चीज़ें भी हैं। आपने इस तरह फॉर को याद रखना है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारे पास, कौन सा है? अच्छा जी, फॉर का ही एक और प्रीपोजिशन है, फॉर की एक और पॉइंट है, वो है
टू इंडिकेट टाइम और ड्यूरेशन, टाइम या ड्यूरेशन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। अब क्या है? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 6 years, ठीक है, मैं 6 साल से टीचिंग कर रही हूँ, मैं 6 साल से पढ़ा रही हूँ। ही इज़ अ कैशियर फॉर 2 days, वो 2 दिन के लिए कैशियर है। अच्छा देखें, वैसे तो मैंने भी आपको कहा कि फॉर का मतलब होता है के लिए, लेकिन फॉर का मतलब होता है से भी होता है इसका मतलब, ठीक है। फॉर का मतलब क्या होता है? से। अब के लिए क्यों कहेंगे इसको, और फॉर कब, से का मतलब कब होगा, ये हम समझेंगे जब हम टेंस पढ़ेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा समझा सकती हूँ कैसे। मैंने जो 2 सेंटेंसेस लिखे हैं ना, ये वाले, जो पहला वाला सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर फॉर है, इसका मतलब है से, ठीक है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूस में फॉर आ रहा, इसका मतलब है के लिए। अब इसको डिटेल हम कब पढ़ेंगे? जब हम इसकी टेंस पढ़ेंगे। आपने याद रखना है फॉर के 2 मतलब हैं कि एक, अब यहाँ पर जो मतलब है ना, मैं 6 साल से पढ़ा रही हूँ, अब इस यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है मैं 6 साल के लिए पढ़ा रही हूँ, मैं 6 साल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और जो सेंटेंस नंबर 2 है, ही इज़ अ कैशियर फॉर 2 days, यहाँ पर कैशियर जो के साथ जो हमने फॉर लगाया है, इसका मतलब है के लिए, यानी वो 2 दिन के लिए कैशियर है। ऑल राइट, सो ये था फॉर का यूज़। अभी हमने कौन कौन से पढ़े हैं? हमने पढ़ा है इन, हमने पढ़ा है टू, और नंबर 3 पढ़ा है फॉर। अब देखिए हम नंबर 4 हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑफ, बहुत ही आसान, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशन है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान। ये भी आप स्टूडेंट्स को ऐसे कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। पहले फ्रेजल वर्ब्स, पहले फ्रेजल सेंटेंसेस बनवाया कीजिए या बनाया कीजिए। जैसे अगर मैं ऑफ की बात करूँ, ऑफ का मतलब है का, यानी कि when something belongs to someone, ठीक है, जब कोई चीज़ किसी से बिलोंग कर रही हो या रिलेशन में हो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द फ्रेंड ऑफ माई फादर, वो फ्रेंड हैं ऑफ माई फादर, मेरे फादर के। देखिए जो इसमें मेन है ना, ये ऑफ माई फादर मतलब मेरे फादर के। अगर मैं कहूँ ऑफ अली, यानी अली का। अगर मैं कहूँ बैग ऑफ अली, यानी अली का बैग। अगर मैं कहूँ कि बुक ऑफ अक्सा, या तो यानी अक्सा की बुक, ठीक है। ज्वेलरी ऑफ सारा, तो सारा की ज्वेलरी। तो सबसे पहले जब भी आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, आपने ये बताना है ऑफ लगेगा और आगे कोई नाउन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कहूँ ऑफ कैट, यानी बिल्ली का या बिल्ली की। अगर मैं कहूँ ऑफ माई फादर, तो यानी मेरे अब्बू का। ऑफ माई फ्रेंड, मेरी सहेली का। ऑफ माई स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट का, ठीक है। ऑफ माई ब्रदर, ऑफ माई फादर, ये सब। तो ऑफ का मतलब है का, बिलोंगिंग टू समवन। फॉर एग्जाम्पल मेरा, मेरी, मेरे। अब मेरा, मेरी, मेरे से नहीं, बल्कि इसको हम ऐसे लेंगे कि इस पेंसिल का कलर, ठीक है, कलर ऑफ दिस पेंसिल। इस पेंसिल की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ दिस पेंसिल। इस पेंसिल का साइज़ ऑफ दिस पेंसिल। यानी ये मैंने 3 जुमले बोले हैं, उसमें उर्दू में का और की यूज़ हुआ है, ठीक है। अब उर्दू में हम इसको कहते हैं का, की, के। कोई चीज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल का चार्जर, ठीक है, मोबाइल की बैटरी, ठीक है, और मोबाइल के यूज़र्स, ठीक है, एक ही। तो इट डिपेंड, ये इसका कोई मसला नहीं है, कहाँ आ रहा है, की आ रहा है, के आ रहा है, इंग्लिश में उसको कहते हैं ऑफ। अब सबसे पहले आपने जो फ्रेजल सेंटेंस बनवाना है वो क्या है? छोटे छोटे सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल बिल्ली का, फॉर एग्जांपल प्लेट का, फॉर एग्जांपल किचन का, फॉर एग्जांपल ड्राइंग रूम का, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म का, फॉर एग्जांपल टॉयज़ का। इस तरह बनवाइए। तो जब आप यूँ बोलेंगे टॉयज़ का, तो स्टूडेंट्स इस तरह कहें ऑफ टॉयज़, ठीक है, ऑफ माई फादर, ऑफ माई फ्रेंड, ऑफ माई बुक, ऑफ माई कॉपी, ऑफ माई मदर, इस तरह के सेंटेंसेस। फिर जब वो इसी फ्रेज़ को पूरे सेंटेंस में अप्लाई करेंगे
तो उनको कभी भी मुश्किल नहीं होगी सेंटेंस की फॉर्मेशन में, ठीक है। ये है ऑफ का यूज़। हमने जो जो पढ़ा ना फॉर, आप इसी तरह कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। मैंने आपको अभी तक शायद नहीं बताया कि जब मैं अपने भांजे को अंग्रेज़ी सिखा रही थी तो वो 2.5 साल का था, और मैं उसको सिर्फ बोलती थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इन का कॉन्सेप्ट देना है, तो मैं उसे कहती थी कि वेयर इज़ योर मॉम, तो वो कहता था कि इन द किचन। तो इन द से उसने वर्ड शुरू बोलना शुरू किया, इन द किचन, इन द पार्क, इन द रूम, इस तरह, इन द क्लिनिक, वो इस तरह कहता था। जब मैंने उसको फॉर का कॉन्सेप्ट दिया, फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि ये पेंसिल किसके लिए है, तो वो कहता था फॉर माय मदर, यानी मेरी मम्मा के लिए, फॉर नानो, मेरी नानो के लिए, फॉर खाला जानी के लिए। तो इसने फॉर का कॉन्सेप्ट ऐसे सीखा, फिर इनका कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर मैंने इसी तरह ऑफ का कॉन्सेप्ट सिखाया। तो आप भी अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को पहले फ्रेजेस बनाना सिखाएं, बाद में आप पूरे जब सेंटेंस वो बनाने की कोशिश करेगा या करेगी ना, तो सेंटेंस की फॉर्मेशन ना बिल्कुल तीर पर निशाने की तरह बैठेगी, निशाने पर तीर की तरह बैठेगी। अच्छा, खैर, तो ये तरीका होता है बिगनर्स को इंग्लिश सिखाने का। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आज का जो मैंने 4 प्रीपोजिशंस चूज़ किए वो आपको यकीनन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, साथ साथ आप मुझे इनके सेंटेंसेस भी बना के देंगे, ठीक है। आज जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can ask me in the comments. I will inshallah try my best to solve your questions, yes, as soon as possible. So till my next video, let's say tata.